जय हिंद दोस्तों, न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी से वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूं, जो आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो एलन सैंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1970 के दशक में मानव भूगोल की किस विचारधारा का उदय हुआ? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए, टाइम ज़्यादा तो नहीं देंगे आपको क्वेश्चन को आंसर देने में, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, आप लोग कम से कम 5 सेकंड के अंदर काम जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रुको और जाओ निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एडजल ने किया, या एलन सैंपल ने, या ब्लास, या ग्रिफिथ टेलर। तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल को पागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, या आवेशन और वर्णन। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा मात्रात्मक क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? 1950 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, या 1990 के दशक से? चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990 के दशक से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है, जो आपका बिहार बोर्ड भी एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आप ही का फायदा होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया? मानवतावादी विचारधारा, कल्याणपरक विचारधारा, अमूलवादी विचारधारा, व्यवहारवादी विचारधारा। तो बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो अमूलवादी विचारधारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा से चट्टानों पदार्थों के नमूने। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसकी है? रेडजेल, एलन सैंपल, या ग्रिफिथ टेलर, या विडाल डी ला ब्लासा। तो बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो मानव भूगोल के मानव समाजों का धरातल के बीच का जो संबंध का जो बात किए थे वो रेडजेल ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल का यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? चलिए बताइए। रेडजेल का है, एलन सैंपल का है, विडाल डी ला ब्लास का है, या फिर ग्रिफिथ टेलर का है? चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, निर्वाचन भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आदि मानव समाज और प्रकृति के प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया को कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद या संभववाद या नॉन निश्चयवाद या व्यवहारवाद। तो सही आंसर होगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना कहलाता है। क्या कहलाता है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न चला जाए। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। इसका संबंध किस विचारधारा से है। पर्यावरणीय विचार निश्चयवाद या संभववाद या नॉन निश्चयवाद या व्यवहारवाद। बताएंगे कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो साथी इसका सही आंसर हो जाएगा वो नॉन निश्चयवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के संदर्भ में कौन सी संकल्पना प्रस्तुत की। पर्यावरणीय निश्चयवाद, संभववाद या नॉन निश्चयवाद या मानवतावाद। तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि ग्रिफिथ टेलर ने जो बात कहे थे वो नॉन निश्चयवाद के कहे थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का कम हो जाना कहलाती है। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि या फिर जनसंख्या का धनात्मक वृद्धि या जनसंख्या का प्राकृतिक वृद्धि या कोई नहीं। तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा कि दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का कम हो जाना क्या कहलाता है। तो अगर जनसंख्या कम होगा तो ये जनसंख्या का ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगा। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से कम है तो वह कहलाती है। बताइए, जन्म दर से मृत्यु दर कम रहेगा यानी कि मृत्यु दर ज्यादा हो रहा है लेकिन जन्म दर कम हो रहा है, तो ऐसी जनसंख्या को हम क्या कहेंगे। तो ऐसी जनसंख्या का हम लोग ये जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के घटक है। जन्म, मृत्यु, प्रवास या उपयोग सभी। तो देखिए इसमें से सभी जो है जनसंख्या का परिवर्तन घटक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। सभी लोग जानते हैं महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव विकास की अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु है। पर्यावरण, मानव, प्रकृतिवादी की कोई नहीं। तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का एक सर्वोत्तम वर्णन करता है। आकार में वृद्धि, गुण में साधारण वृद्धि,
गुण में धनात्मक वृद्धि या आकार में स्थिरता। तो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुण में धनात्मक वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या फिर विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, 1990 में मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किनके द्वारा तैयार किया गया था? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। नेक्स्ट, वह स्थान जहां से लोग गमन यानी कि जाते हैं, गमन करते हैं कहलाते हैं। चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, अब आप लोग को ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गंतव्य स्थान या उद्गम स्थान या उत्प्रवासी या फिर अप्रवासी। तो चलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उद्गम स्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वह स्थान जिनमें लोग आगमन आते हैं करते हैं तो क्या कहलाते हैं? बताइए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गंतव्य स्थान। यहाँ क्वेश्चन देखिए, अगर आगमन रहेगा, यहाँ समझ लीजिएगा, आगमन रहेगा तो हम मारेंगे गंतव्य स्थान, और फिर ये गमन रहेगा तो हम क्या मारेंगे? तो ये मारेंगे उद्गम स्थान। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए प्रवासी जो किसी नए स्थान पे जाते हैं, प्रवासी जो किसी नए स्थान पे जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो गंतव्य स्थान या उद्गम स्थान या फिर उत्प्रवासी या अप्रवासी। तो प्रवासी जो किसी नए स्थान पे जाते हैं वो दोस्तों अप्रवासी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, और प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं वो कहलाते हैं उत्प्रवासी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये चारों इतना महत्वपूर्ण है कि मत कहिए, ये प्रश्न जरूर आपको हो सकता है इस बार देखने के लिए मिलेगा। गमन रहेगा तो उद्गमन मारिएगा, आगमन रहेगा तो गंतव्य स्थान मारिएगा, और प्रवासी नए स्थान रहेगा, देखिए ध्यान समझिएगा, अगर नया स्थान रहेगा तो आप मारिएगा अप्रवासी। ठीक है, और प्रवासी एक स्थान से बाहर चले जाते हैं तो बाहर जाएगा तो उत्प्रवासी, कोई भी जाएगा तो उठ करके बाहर जाता है तो उत्प्रवासी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बताइए निम्नलिखित में कौन सा कारक प्रवास को प्रभावित करता है? प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष कारक, दोनों कारक प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न नहीं है? सहारा, भूमध्य रेखीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वी एशिया या फिर ध्रुवीय प्रदेश। तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको दिमाग लगाना है तभी ये सही आंसर आप दे पाइएगा। बहुत सारे लोग जानते हैं इसके मार देंगे सहारा, मार देंगे, कोई मार देंगे ध्रुवीय प्रदेश, मार देंगे, समझ गए, जिसके कारण आप गलत कर दीजिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए पहले कि कौन सा एक क्षेत्र जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से निम्न, मतलब निम्न नहीं है, तो निम्न नहीं है यानी कि उच्च है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से उच्च अगर कोई है तो दक्षिण पूर्वी एशिया है। यहाँ पास ध्यान से पड़ेगा, निम्न नहीं है। खाली अगर निम्न नहीं का ये नहीं रहता, जैसे में निम्न नहीं रहता, सिर्फ रहता नहीं, तो हम लोग मारते सहारा या भूमध्य रेखीय या फिर ध्रुवीय, लेकिन कह रहा है कि निम्न नहीं है, इसके मतलब कि उच्च वाला पूछ रहा है कि जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा रहेगा, तो दक्षिण पूर्वी एशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना चाहता है, तो बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मानव विकास के निम्न में से किस उपागम को प्रस्तावित किया है? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आधारभूत आवश्यकता उपागम। नेक्स्ट,
मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रस्तावित किया गया था? बताइए कौन सा उपागम प्रस्तावित किया गया था? तो आप लोग जानते हैं वो क्षमता उपागम जो है वो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में मानव विकास का सबसे पुराना उपागम क्या है? कल्याण उपागम, आय उपागम, क्षमता उपागम या आधारभूत उपागम? तो सबसे पुराना उपागम जो है सो वो आय उपागम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? वह कौन सी ऐसी फसल है जो रोपा नहीं जाता है? तो देखिए मक्का जो है सो बोया जाता है, तो ये रोपण फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, कारक खट्टे फलों की कृषि निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत की जाती है? रोपण कृषि, मिश्रित कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि या सहकारी कृषि? तो आप लोग जानते हैं खट्टे फल आएगा तो मारेंगे भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट, गहन निर्वाह कृषि निम्नलिखित में से विश्व के किस क्षेत्र में की जाती है? तो वो एशिया के घने बसे देशों में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रैंक कृषि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो ट्रैंक कृषि का जो संबंध है वो सब्जियों का उत्पादन करने वाले प्रदेश से। नेक्स्ट, कोल खहोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक कृषि। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें वाणिज्यिक अनाज कृषि नहीं की जाती है? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है तो हो जाएगा अमेजन बेसिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विश्व के किस देश में सहकारी कृषि आंदोलन सर्वाधिक सफल रहा है? चलिए बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो सहकारी कृषि अगर सफल रहा है तो वो डेनमार्क में रहा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि नहीं बताइए, वो मिश्रित कृषि जैसे एकल कृषि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? बाजार की अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता, परिवहन एवं संचार की सुविधाओं तक अभिगम्यता? बताएं या उपयोग सभी? इसका राइट आंसर होगा उपयोग सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो कृषि आधारित नहीं है, नमक जो है ये समुद्र आधारित है, ये कृषि आधारित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित जो उद्योग है वो लाख है, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन उठा उठा करके पूछा गया, ठीक है। एनसीईआरटी भी एग्जाम भी वही काम करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी एक के अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक दोनों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मिश्रित। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? चलिए बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? चलिए बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो मछली पकड़ना जो है वो तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? चलिए बताएंगे। तृतीय क्रियाकलाप जो है वो दोस्तों संचार है, ठीक है। बुनाई जो है वो द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा और आखेट हो जाएगा प्राथमिक और वस्त्र निर्माण भी हो जाएगा द्वितीय, ठीक। तो तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है?
चलिए बताइएगा। तो चतुर्थ क्रियाकलाप जो हो जाएगा वो सूचना का संग्रहण हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के क्रियाकलाप के अंदर उच्चतर स्तर के निर्णय लेने तथा नीतियों का निर्माण करने वाले कार्य शामिल है? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पंचम क्रियाकलाप। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, रेडियो व दूरदर्शन निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, होम स्टे घरों में रुकना के संदर्भ में मेडिकेरे और कुग्र का संबंध निम्नलिखित में से किस एक राज्य से है? तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो वो हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय को क्या कहा जाता है? बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो वो व्यापार कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संचार का मुद्रित माध्यम है? चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। ये होगा समाचार पत्र। नेक्स्ट, जब आउटसोर्सिंग में कार्य को समुद्र पार स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा अवतरण कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न है, दो प्रमुख कस्बों या मोड़ को जोड़ने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर जो होगा वो योजक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समकाल रेखाएं सामान्य कहाँ खींची जाती है? भूतल पर, मानचित्र पर, या व्यापारिक केंद्रों पर, या सादे कागज पर? तो समकाल रेखाएं जो है वो मानचित्र पर खींची जाती है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप सेवा सेक्टर से संबंधित है, ये कथन एकदम बिल्कुल सही है। तृतीय क्रियाकलाप का उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं, ये एकदम बिल्कुल सही है। व्यापार, परिवहन, संचार सेवाएं तृतीय, ये भी सही है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न है, पर्यटन आकर्षण को प्रभावित करने वाला कारक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। अगला प्रश्न ये रहा, पर्यटन विश्व का अकेला सबसे बड़ा क्रियाकलाप बन गया है। चलिए बन गया, तो ये लिखा गया बन गया, तो बन गया प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक। तब लोग जानते हैं पर्यटन की बात करेगा तो ये हो जाएगा तृतीयक। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत जनसंख्या घनत्व है 216, 382, 221 या फिर 358? तो राइट आंसर हो जाएगा वो 382 होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो आपका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत का विश्व जनसंख्या में कौन सा स्थान है? आप लोग जानते हैं दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, सभी लोग जानते हैं ये प्रश्न, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो हुआ था वो 1881 में हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कहा जाए तो बिहार है बाबा, ये 1106 है। अगर ऑप्शन में बिहार नहीं रहेगा तो मारिएगा पश्चिम बंगाल। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, आप लोग जानते हैं ये अरुणाचल प्रदेश है। कितना है? 17। प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं, जबकि बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं, ठीक। नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के घटक है, तो चलिए बताएंगे। तो जनसंख्या वृद्धि का जो घटक है वो सब घटक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की दशकीय 2001-2011 जनसंख्या वृद्धि दर रही है, चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 17.64%। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनगणना वर्ष है, तो इसका सही आंसर होगा 1971। अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा, किस अवधि में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, बताइए। 1901 से 11, 1911 से 1921, 1921 से 1951 या 1951 से 1981। तो जनसंख्या वृद्धि जो हुआ था वो 1911 से 1921, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने ये है, किन दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1901 से 1921, 1921 से 1951, 1951 से 1981 या 1981 से 2011। तो विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की अगर अवधि कहेगा तो वो सही आंसर होगा 1951 से 1981। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की, चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो वो फरवरी 2014। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांव है, बताइए कितना गांव है, चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6,40,867, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य श्रमिक एक वर्ष में कम से कम कितने दिन काम करता है, चलिए तो 183 दिन। अगला प्रश्न ये रहा, आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है, चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो वो 3 वर्गों में। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, चलिए चीनी तिब्बती, आस्ट्रिक या भारतीय आर्य या फिर द्रविड़। तो विशालतम भाषा की बात करेगा तो मारेंगे भारतीय आर्य। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, आंसर कीजिए इसका, भारत में कौन सी भाषा सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है, चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, पृथ्वी का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है, चलिए तो वो जानते हैं 71%। अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा, कुल जल संसाधनों में अलवणीय जल कितने प्रतिशत है, आंसर बताइए। तो 3.0%। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइएगा भारत में विश्व के जल संसाधनों का कितना प्रतिशत है, चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा 4%। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत देश में कुल उपयोगी जल संसाधन है, बताइए 1122 घन किलोमीटर या फिर 1222 घन किलोमीटर या 1322 घन किलोमीटर या 1422 घन किलोमीटर, चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा 1122 घन किलोमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइएगा सही आंसर क्या होगा। भारत में धरातलीय जल का कितने प्रतिशत भाग उपयोग किया जा सकता है, तो वो 32%। ये रहा अगला प्रश्न, बिहार व पश्चिम बंगाल राज्य के जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ गया है, नमक, खारापान, ये फ्लोराइड या संख्य या असरनिक, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भौम जल का कितना प्रतिशत कृषि में
प्रयोग होता है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा 92%। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्न में से किस राज्य में भौम जल का उपयोग बहुत अधिक है? पंजाब, छत्तीसगढ़, केरल या फिर बिहार? तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, यह टांका है, बताइए क्या है? एक जनजाति है, जल संरक्षण तकनीक है, वन संरक्षण तकनीक है, जनजातीय गांव है। तो टांका जो है वो जल संरक्षण तकनीकी है। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा पर्स जल यानी कायल पाया जाता है केरल में, राजस्थान में, बिहार में या पंजाब में? तो पर्स जल जो पाया जाता है वो केरल में। आइए अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा भारत में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। चलिए उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? हंसिएगा नहीं, हम ये भारत के नक्शा बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसा भी बने बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप वो सोचिए, ठीक है। तो ये नीचे वाला जो है वो भारत के ये दक्षिण भाग वाला जो है यही पूछ रहा, भारत के पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताएं। तो बताइएगा। तो सबसे पहले आ जाता है कौन? महानदी, फिर उसके बाद गोदावरी आता है, फिर इसके बाद कृष्णा नदी आते हैं, फिर पेनार नदी, फिर उसके बाद कावेरी। तो ये जो होगा सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए पर है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हरियाली परियोजना का उद्देश्य है पीने का पानी उपलब्ध कराना, सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना या मछली पालन के लिए पानी उपलब्ध कराना, उपयोग सभी। तो आप लोग सभी भली बात ही जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो होगा वो उपयोग सभी हो जाएगा। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, अरवारी पानी पसंद कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले में चलाया जा रहा है? तो चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा, वो अलवर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिल्ली और इटवा के बीच नदी सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, बताइए कौन सा नदी है? वो यमुना नदी है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न, किस राज्य में घरों में जल संग्रहण संरचना बनाना आवश्यक कर दिया गया है? चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आंसर कीजिए। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया? बताइए 2002 से 3 या 2012 से 13, 2005 से 6 या 2015 से 16? राइट आंसर होगा 2015 से 16। आइए साथी सही आंसर बताइए, 94 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। राष्ट्रीय जल नीति 2002 में जल आवंटन की पहली प्राथमिकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेयजल। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन, जैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन या चक्रीय संसाधन? तो जल जो है वो चक्रीय संसाधन है। आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बताइएगा आंसर क्या होगा। तो भारतीय नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है विषैली धातुओं, लवण या कीटनाशक, जैव एवं जीवक संदूष? चलिए बताइएगा कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, नीरू मीरू जल संवर्ग विकास परियोजना किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। नीरू मन होता है जल, ठीक है, और मीरू मन होता है आप। चलिए बताइएगा सही आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग होता है। चलिए कहाँ पास होता है? तो आप लोग जानते हैं कृषि में या सिंचाई में। तो कभी कृषि नहीं रहेगा तो सिंचाई रहेगा, तो आप सिंचाई मारिएगा, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक कर लिए होंगे और आगे भी करने के लिए उत्साहित होंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भारत का उद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, बताइए भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? ये भारत का सभी उद्देश्य परियोजना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये प्रश्न रहा, निम्न में से किस अयस्क का प्रयोग एल्यूमिनियम
के विनिर्माण में किया जाता है? चलिए बताएंगे साथ ही कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा बॉक्साइड। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए, निम्न में से कौन सा खनिज धारवाड़ क्रम के चट्टानों से संबंधित है? तो हो जाएगा मैग्नीज। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़? तो सही आंसर होगा उड़ीसा। मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है? चलिए बताइए सही आंसर। तो अग्रणी राज्य हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न बताएंगे, निम्न में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा दोस्तों असम। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं कि तारापुर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? बताइएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? सभी लोग जानते हैं ताप। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग जानते हैं 1948 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना का कौन सा विकल्प सुमिलित नहीं है? चलिए, तारापुर ये महाराष्ट्र में, ये सही है, नहीं पूछा। रावत भाटा ये भी राजस्थान में, केगा कर्नाटक में है। चलिए, नरोरा जो तमिलनाडु में नहीं है, तो नरोरा कहाँ है दोस्तों? ये मिलेगा आपको यूपी में। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए सही आंसर। गैस ऑथोरिटी ऑफ लिमिटेड, जिसको गैल बोलते हैं, इसकी स्थापना कब किया गया था? वो 1984 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताएंगे, झरिया, रानीगंज, बोकारो या गिरिडीह? तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है वो झरिया है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? चलिए बताइए क्या आंसर होगा। तो हो जाएगा माइका। अगला प्रश्न आंसर कीजिए, निम्न में से ईंधन खनिज है? तो वो हो जाएगा, देखिए ईंधन खनिज कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है, तो इसका सही आंसर होगा उपयोग सभी। ठीक, आइए अगला प्रश्न है कि निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा जिसकी उत्पत्ति अकार्बनिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी लोग जानते हैं, ये खनिज तेल संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख प्रकार है, बताइए कौन सा? तो कहेंगे हेमेटाइट भी है और मैग्नेटाइट भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र सिंगरौली किस राज्य में है? तो चलिए बताएंगे, सिंगरौली की बात करेगा तो मारेंगे मध्य प्रदेश। ठीक, अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र सिंगरैनी पूछेगा तो दोस्तों मत गलती से मार दीजिएगा आप मध्य प्रदेश, गलत हो जाएगा। सिंगरौली है ना मध्य प्रदेश में, सिंगरैनी है तेलंगाना में। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए बताइए कि क्या आंसर होगा इसका। ट्राम्बे परमाणु ऊर्जा संस्थान को किस वर्ष भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया? तो वो हो जाएगा 1967।
चलिए अगला प्रश्न का आंसर कीजिए। आभूषणों को मजबूत प्रदान करने के लिए किस सोने के साथ मिलाया जाता है? तो वो तांबा के साथ। भारत में सर्वाधिक कोयले के जमाव का क्षेत्र कौन सा है? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी या सोन नदी? तो चलिए बताएंगे किसका राइट आंसर होगा, दामोदर नदी घाटी। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यह प्रश्न है कि डोलोमाइट तथा चूना पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस राज्य में लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है? तो सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न, अपनी दुर्बलता और विविध उपयोगी के लिए किसे तरल सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस या बॉक्साइड? चलिए बताएंगे। सही आंसर जो होगा वो पेट्रोलियम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो भरमौर जनजाति जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास किस तत्व पर निर्भर करता है? धरातल, जलवायु, जनसंख्या या संसाधन? इसका राइट आंसर होगा संसाधन। अगला प्रश्न, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम में क्षेत्र की ऊंचाई कितनी ऊंचाई से अधिक है? 500 मीटर, 600 मीटर, 700 मीटर या 800 मीटर? राइट आंसर हो जाएगा 600 मीटर। अगला प्रश्न, सूखा संभावित क्षेत्र कितने जलों में पहचाने गए हैं? चलिए 47, 57, 67 या फिर 77? सही आंसर होगा 67। नेक्स्ट प्रश्न, भरमौर क्षेत्र की प्रमुख नदी है? चेनाब, ब्यास, सतलुज या रावी? बताइए। सही आंसर हो जाएगा वो रावी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भरमौर क्षेत्र में कौन सी जनजाति निवासी करती है? भोरिया, गद्दी, मौर्या या फिर भील? चलिए बताइए। सही आंसर हो जाएगा गद्दी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने, अवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया? चलिए, ब्रैंटलैंड, मीडोस या एहरलिच या राष्ट्रसंघ? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली गई है? बताइए, भाखड़ा, नंगा, हरीके या थीन? चलिए बताएंगे। सही आंसर होगा इंदिरा गांधी किस बांध से निकाली गई है? तो हरीके बांध से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रदेशीय नियोजन का संबंध है? चलिए आंसर कीजिए इसका सही आंसर। इसका हो जाएगा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आईडीटीपी निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? चलिए बताइए। तो ये इसका राइट आंसर होगा समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम से। ठीक। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र से में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा परितंत्र विकास। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस वैधानिक संस्था द्वारा भारत में नियोजन का कार्य किया जाता है? चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? चतुर्थ, पंचम, छठवीं या सातवीं? चलिए बताएंगे सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचम। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? चलिए बताइए। सही आंसर होगा वो हो जाएगा चतुर्थ। नेक्स्ट प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने दी? बताइए। तो वो कंवर सेन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताएंगे, नियोजन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 2, 3, 4, 5? राइट आंसर होगा 2। अगला प्रश्न बताइएगा,
अगला प्रश्न, आर्थिक विकास में प्रादेशिक असंतुलन कम करने के लिए बनाए गए नियोजन को क्या कहते हैं? चलिए, तो ये सही आंसर हो जाएगा प्रादेशिक नियोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, बताएंगे योजना आयोग ने किस वर्ष देश के 67 जिलों को पूर्ण या आंशिक सूखा प्रभावी जिलों के रूप में चिन्हित किया है? वर्ष 1962, वर्ष 1967 या वर्ष 1972 या 1978? राइट आंसर हो जाएगा 1967। अगला प्रश्न, भरमौर क्षेत्र को कब अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया? चलिए बताइए, सही आंसर क्या होगा? वो वर्ष 1975 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बताएंगे गद्दी जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सभी लोग जानते हैं गद्दी जनजाति के लोग गद्दियाली भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न, किस वर्ष सिंचाई आयोग ने 30% सिंचित क्षेत्र के आधार मानकर सूखा संभावी क्षेत्र का परिसीमन किया है? चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा? 1964, 1972, 1982 या 1989? सही आंसर हो जाएगा 1972। अगला प्रश्न आपके सामने, बताएंगे निम्न में से किन राज्यों में सूखे का प्रभाव नहीं पड़ता है? चलिए, तो पंजाब में भी नहीं पड़ता, हरियाणा में भी नहीं पड़ता, उत्तरी राजस्थान में भी सूखे का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब शुरू हुआ? चलिए बताइए, 1956, 1958, 1960 या 1962? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना 1958 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया? चलिए बताइए, 1 जनवरी 2013, 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015 या 1 जनवरी 2016? तो नीति आयोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2015, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्राचीन नाम था? चलिए बताएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान नहर। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर हरिके बांध से निकलती है, यह बांध स्थित है? चलिए, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न, द पॉपुलेशन बम पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बताइए, एहरलिच, मीडोस, अमर्त्य सेन या इंदिरा गांधी? राइट आंसर हो जाएगा एहरलिच। अगला प्रश्न है, ब्रेंटलैंड रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? चलिए बताइए, कब प्रकाशित किया गया था? 1987 में कि 72 में कि 1968 में कि 1960 में? राइट आंसर होगा 1987। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारा इन स्थानों को जोड़ता है? बताइए, श्रीनगर से कन्याकुमारी, दिल्ली से चेन्नई, जयपुर से सेलम या पटना से कोची? राइट आंसर होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी। आइए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली? वो जानते हैं 1853 में, मुंबई से थाने। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में आंतरिक जलमार्ग की लंबाई बताइए, 14,000 किलोमीटर, 14,200 किलोमीटर, 14,300 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, संचार साधन किस तत्व को दूसरे स्थान तक नहीं भेजते हैं? बोलिए, तो संचार साधन जो है वो यात्री को दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते हैं। दर्शन को भेज सकते, संदेश भेजा जा सकता है संचार के माध्यम, यात्री को कैसे भेजिएगा? नेक्स्ट, HH1 किन नगरों को जोड़ता है? चलिए बताइए, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से मुंबई या दिल्ली से चेन्नई? राइट आंसर होगा दिल्ली से अमृतसर। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय महामार्गों का सड़कों में प्रतिशत है? 1%, 2%, 3% या 4%? चलिए बताएंगे कि राइट आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्गों की लंबाई है? बताइए, 3846 किलोमीटर, 4846 किलोमीटर या 5846 किलोमीटर या
46 किलोमीटर। बताइए कि सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में कितने रेल मंडल हैं? चलिए बताइए। तो रेल मंडलों की कुल संख्या 16 है। ठीक है। अगला प्रश्न, बड़े गेज की रेल पटरी की चौड़ाई होती है, चलिए बताइए कितना होती है। तो 1.6 मीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा 1923। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया? सभी लोग जानते हैं शाही राजमार्ग का निर्माण कराने वाला शेरशाह सूरी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है कहलाती है, बताइए। राज्य राजमार्ग, केंद्रीय सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमावर्ती सड़कें? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भारत की प्रथम रेलवे लाइन निम्न में से किन नगरों के मध्य निर्मित की गई थी? मुंबई से गोवा, मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने या फिर मुंबई से अहमदाबाद? तो प्रथम रेलवे जानते हैं मुंबई से थाने, 1853। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय बताएंगे कहाँ? तो कोलकाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे के भागीदार राज्य हैं कौन कौन? तो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार मिलता है, बताइए। इलाहाबाद से पटना या पटना से हल्दिया, सदिया से धुबरी या कोटाटमपुर से कोलम? सही आंसर क्या होगा? वो सदिया से धुबरी हो जाएगा। अगला प्रश्न के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक। परिवहन का त्रिमतम साधन है, जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन या फिर उपयोग सभी? सही आंसर हो जाएगा वायु परिवहन। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएंगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? तो उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो स्थित है वो जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रेल मार्ग, सड़क मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन? चलिए बताएंगे। सही आंसर तो हो जाएगा सड़क मार्ग। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी NRSA कहाँ स्थित है? देहरादून, हैदराबाद में, बंगलोर में या थुम्बा में? चलिए बताएंगे सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट, कोंकण रेलवे कितने किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है जो महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक को जोड़ता है? चलिए बताएंगे सही आंसर क्या होगा। 780 किलोमीटर या 705 किलोमीटर या 760 किलोमीटर या 1815 किलोमीटर? तो सही आंसर हो जाएगा 760 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कहां से कहां तक विमान डाक सेवा के परिवहन से की गई? चलिए बताइए। अल्मोड़ा से रुद्रप्रयाग, विशाखापट्टनम से मंगलौर, दिल्ली से जयपुर या इलाहाबाद से नैनी? तो राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद से नैनी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात किस वर्ष सड़कों की दशा सुधारने के लिए 20 वर्षीय सड़क योजना की शुरुआत की गई? 1957, 1961, 1973 या 1982? सही आंसर हो जाएगा 1961। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए। कोंकण रेलवे मार्ग पर एशिया की सबसे लंबी सुरंग कितने किलोमीटर में स्थित है? 6.5 किलोमीटर, 6.9 किलोमीटर, 7.8 किलोमीटर या 5.7 किलोमीटर? तो सही आंसर हो जाएगा 6.5 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, केरल की नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ या वालम काली का आयोजन किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर किया जाता था?
राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या फिर कोई नहीं। चलिए राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जलमार्ग 3। अगला प्रश्न है, वर्ष 1957 में ऑल इंडियन रेडियो को किस रूप में परिवर्तित किया गया? दूरसंचार, आकाशवाणी, रेडियो तरंग या दूरस्थ प्रणाली? सही आंसर क्या होगा? आकाशवाणी। नेक्स्ट, सामरिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। राज्य महामार्ग संगठन, सीमा सड़क संगठन, राष्ट्रीय महामार्ग संगठन, जिला सड़क संगठन। सही आंसर हो जाएगा सीमा सड़क संगठन। अगला प्रश्न है, देश में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960, 1970, 1980 या 1990? तो देश में सीमा सड़क संगठन बनाया गया था वो 1960 में। नेक्स्ट प्रश्न, देश में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। वो हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न आपके सामने, बताइए इसका आंसर। पवन हंस कौन सी सेवा प्रदान करता है? जहाज सेवा, हेलीकॉप्टर सेवा, रेल सेवा या फिर सड़क परिवहन? सही आंसर हो जाएगा हेलीकॉप्टर सेवा। नेक्स्ट, इनसैट उपग्रह प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? चलिए बताइए। तो 1983 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अमन सेतु जोड़ता है, बताइए किससे? श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से, लाहौर से अमृतसर से या लाहौर की स्पीति घाटी से या हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से? सही आंसर क्या होगा? श्रीनगर को मुजफ्फराबाद से। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कोंकण रेलवे का निर्माण कब हुआ? 1988, 1998 या 2000 या 2002? तो कोंकण रेलवे का निर्माण 1998 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? विशाखापट्टनम, मुंबई या फिर इंदौर या हल्दिया? सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। ठीक। अगला प्रश्न, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वहन होता है, चलिए बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा समुद्री और वायु द्वारा। भारत के निर्यात संगठन में सर्वाधिक योगदान रहता है, बताइए किसका योगदान सर्वाधिक रहता है? तो विनिर्मित वस्तुओं का। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक आयात निम्न में से किस क्षेत्र से होता है? चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो हो जाएगा एशिया और आसियान से। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में बृहत स्तरीय पत्तनों की संख्या कितनी है? तो वो 12 है। नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे, भारत का सबसे बड़ा पत्तन है कोलकाता, चेन्नई, हल्दिया या मुंबई? तो मुंबई सबसे बड़ा पत्तन है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पत्तन बृहत स्तर पर लौह यस्क का निर्यात करता है? पारादीप, विशाखापट्टनम, न्यू मंगलौर या तूतीकोरिन? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। बताइए निम्न में से कौन सा पत्तन का उत्साह से सबसे गहरा है? चलिए बताएंगे सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप। नेक्स्ट, इंदौर पत्तन निम्न में से किसका अनुषंगी पत्तन है? चेन्नई, कोचिंग, विशाखापट्टनम या फिर कोलकाता? राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डा की संख्या 2016 से 17 है, कितना था? 10, 8, 10, 25 या फिर 14? तो सही आंसर होगा 25। आइए नेक्स्ट प्रश्न, महामार्गों पतन से किस देश को लौह यस्क का निर्यात किया जाता है? चलिए, जर्मनी, जापान, कनाडा या फ्रांस? सही आंसर जापान। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी है? लगभग 1%, लगभग 5%, लगभग 7% या फिर 8%? सही आंसर होगा 1%। नेक्स्ट, किस बंदरगाह का दबाव कम करने हेतु इंदौर तथा तूतीकोरिन पत्तनों का निर्माण किया गया? मुंबई, चेन्नई, कांडला या फिर कोलकाता? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। ठीक। आखिरी क्वेश्चन, महामार्गों पतन किस नदी पर स्थित है? बताइए, जुआरी, नर्मदा, ताप्ती या यमुना? सही आंसर हो जाएगा जुआरी।
तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा देख लिए होंगे। अब आपको कम से कम यहाँ से हम बता दे रहे हैं कि कितना नंबर आ सकता है। यहाँ से कम तो 15 नंबर या 20 नंबर, 15 से 20 एकदम फिक्स है समझिए। तो यहीं से आएगा आपको बिहार बोर्ड में। और एग्जाम के बाद भी हम पेपर जो आएगा उससे हम यहाँ से जरूर मिलाएंगे क्वेश्चन यहाँ से आया है कि नहीं आया। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम की प्रिपेयर बहुत मस्त से कर रहे होंगे। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और अगला वीडियो ही सिर्फ होगा फिर एक और ज्योग्राफी का आने वाला बहुत जल्दी। तो जय हिंद, जय भारत।